वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है भाई मिडाइवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हिंदी में बोले तो भाई मध्ययुगीन समाज वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इस सब्जेक्ट को आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सिलेबस में भाई टोटल 3 यूनिट्स दी गई हैं, जिसमें टोटल 6 चैप्टर जो है आप लोगों को दी गए हैं। इट मीन्स आप लोगों को 6 वीडियोस के अंदर जो है ये बुक पूरी कंप्लीट पढ़ा दूंगा मैं। अब ये जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है ये भाई आप लोगों की यूरोप के इतिहास के बारे में बताती है। जो सेकंड यूनिट है आप लोगों की ये आप लोगों के अरब के इतिहास के बारे में बताती है। और जो थर्ड यूनिट है ये आप लोगों के चाइना के इतिहास के बारे में बताती है। आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे फॉलो अप करके अपने डाउट्स वगैरह जो है सारे क्लियर अप कर सकते हैं। अदरवाइज अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए भी यहाँ पे जरूर आइएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस ग्रुप में आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ सारी वीडियोस वगैरह जो है सब स्टेप बाय स्टेप वहां पे प्रोवाइड जो है करवा दी जाएंगी फ्री में ही। तो भाई फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारा मध्यकालीन विश्व और हमारी बुक का भी नाम है भाई मध्ययुगीन समाज। तो भाई सबसे पहले हम ये मध्यकालीन वर्ड का मतलब समझते हैं, क्योंकि पूरी बुक में हमें इसके बारे में सुनने को जरूर मिलेगा। तो देखो भाई जो 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम को ही मध्यकालीन जो है बोला जाता है। तो अब इस टाइम के बीच में फर्स्ट यूनिट में आप ये पढ़ोगे कि यूरोप के इतिहास में क्या क्या चीजें थी, सेकेंड यूनिट में अरब में पढ़ोगे कि क्या क्या चीजें थी, और थर्ड यूनिट में चीन में पढ़ोगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुआ करती थी। तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है भाई सामंतवाद। अब ये सामंतवाद क्या है मैं आप लोगों को पहले शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर किताबी लैंग्वेज पे चलते हैं। तो देखो भाई मध्यकालीन यूरोप में, यानी कि जो यूरोप था उसमें मध्यकाल में भाई एक व्यवस्था चलती थी, एक सिस्टम चलता था समाज में। उस व्यवस्था उस सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, सामंतवाद बोला जाता है। जैसे कि आप भारत में, आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें क्या हुआ करता था, सबसे ऊपर राजा हुआ करता था, फिर जमींदार लोग हुआ करते थे, फिर भाई किसान या छोटे मोटे लोग जो है हुआ करते थे, मजदूर टाइप के। तो इस व्यवस्था को भारत में क्या बोलते थे हम, जमींदारी प्रथा वगैरह बोलते थे। तो सेम इसी टाइप से भाई यूरोप में एक व्यवस्था चलती थी जिसमें सबसे ऊपर राजा हुआ करता था, फिर भाई छोटे छोटे जो है अमीर लोग हुआ करते थे। इन्हें आप जमींदार लोग भी बोल सकते हो, या कुलीन वर्ग भी बोल सकते हो, या सामंत लोग भी बोल सकते हो। फिर उनके नीचे भाई किसान और दास वगैरह जो है आते हैं। तो इस व्यवस्था को ही पूरा बोला जाता है भाई सामंतवाद यूरोप के अंदर। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को ये बेस समझाया ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आने लग जाए। बाकी अब पढ़ते हैं डीप में भाई सामंतवाद के बारे में। ये जो सामंतवाद वर्ड है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि इतिहासकारों ने भाई ये सामंतवाद वर्ड का जो उपयोग है ये मध्यकालीन यूरोप में जो जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था चलती थी उसको बताने के लिए इस वर्ड को यूज करा है, सामंतवाद को। लेकिन ये जो सामंतवाद वर्ड है ये भाई जर्मन के एक शब्द फ्यूड शब्द से बना है। तो हमें भाई फ्यूड का मतलब भी पता होना जरूरी है। फ्यूड का मतलब होता है भाई भूमि का टुकड़ा। अब ये भूमि के टुकड़े से भाई सामंतवाद का क्या कनेक्शन है अभी आप लोगों को आगे अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। तो हुआ क्या करता था, जो भाई मध्यकालीन यूरोप था वो भाई सारी भूमि का जो है स्वामी माना जाता था। यानी कि यूरोप में भाई जो भूमि हुआ करती थी, जितनी भी भूमि थी उसका मालिक किसे माना जाता था, राजा को माना जाया करता था। तो राजा ने भाई क्या करा, इतनी सारी भूमि का वो क्या करता, उसने दिमाग चलाया। फिर भाई उसने जो है जो अमीर लोग हुआ करते थे, धनी लोग जो हुआ करते थे, पैसे वाले लोग जो हुआ करते थे, जिन्हें आप सामंत बोल सकते हो या कुलीन वर्ग भी बोल सकते हो, इन लोगों को सारी जमीन जो है बांट दी छोटे छोटे टुकड़ों में करके। अभी छोटे टुकड़ों का मतलब जरा सा मत समझना, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी। और इन्हीं जमीनों को ये जो राजा ने बांटी थी इन्हीं बोला जाता है भाई फ्यूड या जागीर आप बोल सकते हो। अब आप पूछोगे कि भाई राजा ने ये क्यों बांटी इन्हें, तो राजा ने भाई इन्हें ये इसलिए बांटी ताकि ये लोग जो है राजा की भक्ति कर सके, यानी कि एक तरीके से राजा की सेवा करें, और साथ ही साथ भाई राजा की रक्षा के लिए सेना भी तैयार करें। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे भाई राजा के पास सेना जो होती थी ना वो कुशल नहीं थी। तो ऐसे में राजा ने भाई इन लोगों को क्या करा, जमीनें बांट दी और इनसे बोला कि भाई बदले में तुम मेरी सेवा करो और साथ ही साथ मेरी रक्षा के लिए बहुत बेहतरीन जो है सेना तैयार करो और वो मुझे दो ताकि मेरी रक्षा हो सके। अब राजा ने भाई इन लोगों को जमीन तो दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो है भाई जमीन को खरीद या बेच सकते हैं, यानी कि क्रय विक्रय जो है ये लोग नहीं कर सकते थे बिल्कुल भी इस जमीन का। लेकिन
बाकी सब चीज कर सकते थे। जैसे कि मान लो इस जमीन पे कितनी भी आप कृषि करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे, उसका सारा पैसा किसे जाएगा? सब उन्हीं लोगों को जाएगा जो सामंतवादी लोग थे, अमीर लोग थे। तो अब ये अमीर लोग, ये सामंतवादी लोग क्या करते थे भाई, ये अपने इन जमीनों पर यानी कि इन जागीरों पर किसानों और दासों से जो है काम करवाते थे और सारा मुनाफा जो है वो रख लेते थे। इस पूरी व्यवस्था को ही भाई मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद जो है बोला जाता है। अब सामंतवाद कहां से आया है? ये सामंतों से आया है, क्योंकि आप देखोगे राजा है, फिर सामंतवादी लोग हैं और फिर किसान है। तो मेनली जो पूरी व्यवस्था चल रही है वो सामंतवादी लोगों से ही चल रही है, क्योंकि जमीन जो थी इन्हीं के पास थी अब तो इस वजह से इस व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था जो है नाम दे दिया गया। अब भाई आप लोगों को सामंतवादी व्यवस्था अच्छे से समझ में आ तो गई होगी, लेकिन आप लोगों के माइंड में अब भी ये डाउट होगा कि भाई इस व्यवस्था का विकास कैसे हुआ है, यानी कि ये जो पूरी व्यवस्था आ गई है इसके पीछे कुछ रीजन भी तो होने जरूरी है। कैसे आ गई है भाई पूरे यूरोप में ये व्यवस्था? तो इस चीज के ऊपर भाई अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बोली हैं। तो पढ़ते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप उनकी बातें। तो सबसे पहले हैं भाई हमारे 1887 में जर्मन के विद्वान ब्रेनर ने। तो ये बताते हैं भाई कि फ्रांस में एक राजा हुआ करता था चार्ल्स मार्टिन। तो इस राजा के पास भाई एक अच्छी घुड़सवार सेना जो थी नहीं थी। इसी वजह से जो भाई अरब के लोग थे उन्हें ये हरा नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। ऐसे में भाई इसने एक अच्छी घुड़सवार सेना बनाने के लिए भाई क्या करा, चर्च को और अभिजात वर्ग को जो है भूमि देना शुरू कर दी, ताकि भाई ये लोग जो है इसे सैन्य सुरक्षा प्रदान कर सके। और साथ ही साथ क्या करा इसने, जो भी सेना थे, सेना अधिकारी थे, जो भी राजा की रक्षा करते थे सेना अधिकारी, उनको भी राजा ने सैलरी के तौर पर भाई क्या करना शुरू कर दिया, भूमि देना शुरू कर दी, जागीरें देना शुरू कर दी। और इसी वजह से जब राजा ने ये भूमियां बांटी हैं, इसी वजह से ये पूरी सामंतवादी व्यवस्था जो है स्टार्ट हो गई है यूरोप के अंदर। ऐसा बताया भाई हमारे जर्मन के विद्वान ब्रेनर ने। तो आप लोगों को पहला रीजन तो समझ में आ गया होगा ब्रेनर के अकॉर्डिंग। दूसरे जो है भाई वो 1920 के दशक में है, बेल्जियम के विद्वान है जिनका नाम है भाई हेनरी पिरन। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो यूरोप लोग थे ना, इनका भाई जो लंबी दूरी का व्यापार था, यानी कि बाहर के देशों से जो व्यापार चलता था उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी, वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। उसके कम होने के पीछे ये था कि भाई इस्लाम का धीरे धीरे उदय होने लग गया था, यानी कि इस्लाम धर्म आ गया था धीरे धीरे। तो इस वजह से भाई इनका जो है व्यापार बहुत ही ज्यादा कम हो गया, क्योंकि अब इस्लामी लोग से जो है व्यापार ज्यादा बढ़ गया बाहर के लोगों का। तो अब ऐसे में ये जो व्यापार कम हुआ तो इन लोगों को भाई अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए काम तो करेंगे। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, एक व्यवस्था विकसित कर ली जिसे ग्रामीण बंद अर्थव्यवस्था आप कह सकते हो। उस व्यवस्था में क्या हुआ करता था, जो जमींदार लोग थे ये किसानों से और भाई दासों से जो है इन जमीनों पर काम कराते थे, कृषि कराते थे खूब दबा के, और पैसा जो है छापते थे। और ये जमीनें जो है राजा ने ही इन्हें दी थी ऐसा काम करने के लिए। तो इस पूरी वजह से ही भाई क्या हुआ, धीरे धीरे ये पूरी व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था बन गई। ऐसा बताते हैं भाई हमारे हेनरी पिरेन। अगले हैं भाई हमारे फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक। तो इन्होंने क्या रीजन बताया, इन्होंने ये बताया भाई जो यूरोप था इस पे बार बार जो है हमले हो रहे थे बाहर के लोगों के, और इन्हीं हमलों की वजह से जो है सुरक्षा की बहुत ज्यादा कमी सी हो गई थी, और जीविका की यानी कि पैसे वगैरह की जो है बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, आय वगैरह की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। अब इसी कमी की वजह से जो है लोग एक दूसरे पे जो है निर्भर होते चले गए। जैसे कि भाई इन्होंने बताया कि राजा जो था, आप लोगों को बताया मैंने सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था, राजा जो था वो सामंत लोगों पर निर्भर था। किस वजह से निर्भर था, ताकि ये सामंत लोग जो है सेना वगैरह प्रोवाइड करा सके। अब ये जो सामंत लोग हैं ये किन पर निर्भर थे भाई, ये किसानों पर निर्भर थे, क्योंकि जब इन्हें इतनी बड़ी जमीन मिल गई है तो इतनी बड़ी जमीन का करेंगे क्या, तो ये किसानों के ऊपर डिपेंड होगा कि किसान इस पे खेतीबाड़ी वगैरह करेंगे, अदरवाइज इनका कुछ नहीं होगा, जमीन धरी की धरी रह जाएगी ऐसी की ऐसी, क्योंकि और कोई काम धंधे तो उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। और रही बात भाई किसान और गुलाम वर्ग की, तो ये भाई काम के लिए, पैसे वगैरह के लिए सामंतों पर डिपेंड हो गए, क्योंकि भाई इन्हें भी बाहर कहीं काम नहीं मिल रहा, इनके पास भी कोई और काम नहीं है, तो ये इनकी जमीन पर ही काम करने लगे। तो एक तरीके से हर कोई जो है एक दूसरे से डिपेंड हो गया, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गया, और इसी निर्भरता के कारण जो है सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ है, ऐसा बताते हैं मार्क ब्लॉक हमें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या रीजन दिया है यूरोपीय सामंतवाद के विकास के लिए।
अगला है भाई हमारी हेडिंग जो है वो है भारतीय सामंतवाद की। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है, मैं जस्ट आप लोगों को शॉर्टली समझा देता हूँ। देखो भाई, भारत में भी एक व्यवस्था चलती थी इसी टाइप से, जिसे आपने पढ़ा होगा जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी प्रथा, आपने पढ़ा होगा। उसमें भी क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था, फिर कुछ जमींदार लोग हुआ करते थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन हुआ करती थी, और वो जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों से और सारे मजदूरों वगैरह से उन जमीनों पर काम कराते थे और टैक्स वगैरह जो है वसूल के सब राजा को दिया करते। तो ये जमींदारी व्यवस्था थी, जिसे यूरोप में भाई सामंतवादी व्यवस्था बोल दिया जाता है और भारत में जमींदारी व्यवस्था या प्रथा बोल दिया जाता है। तो कोई तुमसे भाई भारतीय सामंतवाद के बारे में बोले तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करनी है, जो आपने पिछली क्लासेस में पहले बहुत बार पढ़ी है। इसके रीजन भाई यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दे रखे हैं, तो आप इन्हें खुद से पढ़ लीजिएगा। तो आप पढ़ते हैं भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा प्रथम वर्ग, या आप इसे पोप या पादरी भी बोल सकते हो। बेसिकली क्या था भाई, ये यूरोप था हमारा, मध्यकालीन यूरोप। इसमें भाई जो सबसे ऊपर लेवल के जो लोग थे वो थे भाई हमारा चर्च में रहने वाले पादरी या पॉप, जिन्हें आप कह सकते हो। फिर उसके नीचे आता था भाई राजा, फिर उसके नीचे आता था भाई सामंतवादी लोग, और उनके नीचे आते थे भाई गुलाम या किसान लोग। अब राजा के बारे में भाई यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो इस वजह से इस व्यवस्था से अभी हटा देते हैं राजा को, क्योंकि राजा के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है नहीं पढ़ना होता इसमें। रही बात भाई हमारी प्रथम वर्ग की, यानी कि पादरी और पॉप की। इन्हें प्रथम क्यों रखा गया है, क्योंकि भाई राजा तक इनकी सुनता था, तो खुद सोचो, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ऊपर ही हुए ये, तो इस वजह से इन्हें प्रथम वर्ग बोला गया। द्वितीय वर्ग जो है वो सामंतवादी लोगों को बोला गया है। वैसे चर्च भी एक सामंतवादी लोग है, ये पादरी और पॉप जो है ये भी सामंतवादी लोग है, क्योंकि इनके पास भी पैसा था, लेकिन फिर भी इन्हें प्रथम वर्ग बोला जाता है। और तीसरा जो वर्ग था वो है हमारा किसान और दास का। तो समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप इस पूरी व्यवस्था को। है वो सामंतवादी व्यवस्था, बस अभी से वर्ग में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो आप लोगों को पता ही है भाई, मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्म जो है वही एक मेन धर्म था, इसलिए भाई चर्च जो था वो बहुत एक शक्तिशाली संस्था थी। क्यों? क्योंकि भाई राजा तक इनकी सुन रहा है, तो खुद सोचो, ऑब्वियस सी बात है, बहुत शक्तिशाली हुई। और राजा क्या करता था भाई, राजा इन चर्चों को क्या करता था, भूमि वगैरह जो है देता था। क्यों? ताकि भाई ये चर्च जो है वो जनता में विश्वास बना सके कि राजा जो है इसका शासन बहुत अच्छा है और राजा को भगवान वगैरह ने जो है भेजा है। तो इस वजह से जो राजा थे वो जनता पर विश्वास बनाए रखने के लिए, जनता को आकर्षक करने के लिए जो है चर्च वगैरह का सहारा लिया करते थे। अब राजा ने जो जमीन दे रखी थी भाई, उस जमीन पर ये चर्च जो है क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे। परंतु ये भाई पूरी तरीके से जो है राजा पर निर्भर नहीं हुआ करते थे। राजा ने जमीन वगैरह दे रखे थे, लेकिन पूरी तरीके से राजा के ऊपर डिपेंड नहीं थे। अब ये जो चर्च थे भाई अधिकतर सभी गांवों में होते थे, जहां पर भाई क्या हुआ करता था, पादरी जो है वो अपने उपदेश देता था, और उपदेश सुनने के लिए भाई हर एक रविवार को जो है लोग आया करते थे चर्च के अंदर। अब ये पादरी कौन होता है, यानी कि जो चर्च में पुजारी होता है उसे यहाँ पे पादरी बोला गया है। और क्या होता था भाई, 1 वर्ष के समय के बाद चर्च को कृषक की फसल का 10वां भाग लेने का अधिकार था। यानी कि चर्च क्या करता था, किसान जो भी उगाता था ना, मान लो किसान जो भी उगा रहा था उसका 10% जो है किसानों को चर्च को देना पड़ता था। चर्च के पास ये अधिकार था, जिसे भाई क्या बोलते थे, तीत बोलते हैं। अब जो पश्चिम की तरफ जो चर्च थे ना भाई, यानी कि मान लो ये रहा यूरोप भाई आप लोगों का, तो पश्चिम भाई इस तरफ के एरिया को पश्चिम बोलने के, तो इस तरफ जो चर्च थे ना आप लोगों के, यहाँ पे जो आप लोगों के पादरी वगैरह थे उन्हें यहाँ पे पॉप बोला जाता था। यानी कि पादरी वर्ड उनके लिए यूज नहीं किया जाता था, उनके लिए पॉप वर्ड यूज किया जाता था। और ये रोमन में रहते थे, और भाई ईसाई समुदाय को, यानी कि ईसाई लोगों को मार्गदर्शन देने का भी काम सारा इन्हीं का ही था। बिशप का या पादरी बोल लो या पॉप बोल लो, ये सारा काम इन्हीं का ही था। ये लोगों को राह दिखाते थे, लोगों को बताते थे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जैसे भाई हिंदू धर्म में पंडित वगैरह बताते हैं ना, तुम्हें ऐसा करो, ये हो गया तो ऐसा करो। तो सेम इसी टाइप से भाई ये जो पादरी, पॉप या बिशप आप जिन्हें बोलते हो ईसाई धर्म में, ये यूरोप में लोगों को राह दिखाते थे, मार्गदर्शन दिखाते थे। अब भाई पादरी जो है वो हर कोई तो बन नहीं सकता था। जैसे कि मान लो कोई दास है तो वो पादरी बनना चाहे तो नहीं बन सकता था भाई। कोई शारीरिक रूप से बाधित है, यानी कि कोई विकलांग है, हैंडीकैप है, तो वो भी जो है पादरी नहीं बन सकता। लेकिन तो जो भी लोग पादरी बनते थे वो भाई बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते थे। पूरी जिंदगी उन्हें जो है ब्रह्मचार्य का पालन जो है करना पड़ता था। और ये चीज तो भाई मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। जो पादरी लोग हुआ करते थे ये अभिजात में माने जाते थे, यानी कि अमीर लोग, ये जो
अभिजात वर्ग है या कुलीन वर्ग या सामंतवादी लोग हैं, इनमें ही गिना जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी जागीरें थी, महल थे। तो आई होप आप लोग जो है प्रथम वर्ग के बारे में समझ गए होंगे। पादरी बोल लो, पोप बोल लो या बिशप बोल लो, बात एक ही है। अब इन्हीं के भाई एक और कैटेगरी के बंदे थे जिन्हें हम कहते हैं भिक्षु, यानी कि भाई ये भी पुजारी थे ईसाई धर्म के, लेकिन ये अलग टाइप के पुजारी थे। ये जो भिक्षु हुआ करते थे ये चर्च के अंदर ईसाई धर्म की पूजा पाठ नहीं करते थे। इनकी भाई कोई एक दूसरी संस्था हुआ करती थी, और ये जो संस्था के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक लोग थे, यानी कि बहुत ज्यादा धार्मिक लोग थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले थे, और इन्हें ही भिक्षु बोला जाता था। अब ये जो भिक्षु थे भाई मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये चर्च वगैरह में तो पूजा पाठ नहीं करते थे, चर्च वगैरह में बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। ये क्या करते थे भिक्षु लोग भाई, ये मनुष्य की आम आबादी से दूर ही रहते थे, एकांत में जाकर अपना जीवन बिताते थे ये, यानी कि शांति में जाके, जहां पे मनुष्य कभी रहते ही ना हो वहां पे जाके अपना जीवन जो है बिताते थे, वहीं पे जीवन जीते थे अपना ये। अब जहां पे ये रहते थे भाई वहां पे एक पूरा समूह रहता है इनके साथ में, यानी कि सारे भिक्षु जो है वो मिलके रहते हैं, यानी कि बहुत सारे भिक्षु आपस में मिलके रहते हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां पे नॉर्मल आम जनता जो है नहीं रहते, यानी कि दूर इलाकों में जाके रहते हैं। अब इस समुदाय को या जहां पे ये रहते थे इसे क्या बोला जाता है भाई, एबी या मठ बोला जाता है। यानी कि जहां पे ये लोग रहते थे एकांत में जाके, ये जो इनका घर हुआ करता था, इसे हम मठ या एबी बोल सकते हैं। अब ये जो मठ वगैरह है ना भाई 7वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा फैलने लगे, इनका बहुत ज्यादा विकास होने लग गया। क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म को फैलाने के उद्देश्य से भाई ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि गांव वाले इलाकों में बहुत नए नए मठों की जो है स्थापना की गई, ताकि यहाँ पे ये भिक्षु लोग रहें और ईसाई धर्म को फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी वजह से 7वीं शताब्दी में ईसाई धर्म बहुत ज्यादा फैला और ये मठवाद वाला जो सिस्टम था ये भी बहुत ज्यादा फैला। फॉर एग्जाम्पल भाई 529 ईस्वी में इटली में एक मठ बनाया गया जिसका नाम था भाई सेंट बेनेडिक्ट्स, और 910 ईस्वी में बरगंडी में एक मठ बनाया गया जिसका नाम था भाई कलूनी। ये जो दो मठ थे भाई ये सबसे ज्यादा फेमस मठ थे, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये जो भिक्षु लोग थे ये मठ में करते क्या थे? तो भाई ये मठ में प्रार्थना करते थे, यानी कि पूजा पाठ वगैरह करते थे, अध्ययन करते थे, पढ़ाई वगैरह करते थे, जो भी इनके वेद वगैरह थे उनकी पढ़ाई करते थे, और भाई कृषि वगैरह भी करते थे क्योंकि इन्हें खाने के लिए भी तो चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया ये नॉर्मल आम आबादी से दूर रहा करते थे जाके, तो खेती वगैरह भी करते थे और कई तरह के शारीरिक श्रम भी करते थे ताकि इनका शरीर जो है ठीक रह सके। साथ ही साथ भाई जो भिक्षु की जिंदगी थी, यानी कि भिक्षु जो था वो स्त्री और पुरुष कोई भी बन सकता था, लेकिन भाई वो दास नहीं होना चाहिए और हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। इसलिए भाई अब जो कोई स्त्री मान लो भिक्षु बन रही है तो उसे हम नन बोला जाता है, और कोई पुरुष अगर बनता था भाई भिक्षु तो उसे बोला जाता है मॉन्क, या आप नॉर्मल भिक्षु भिक्षुनियों भी बोल सकते हो। कोई कोई तो मठ ऐसे थे जिसमें भाई भिक्षु और भिक्षुनियां दोनों एक साथ रह रहे, और कोई कोई जगह पे मठ ऐसे थे जिनमें अलग अलग मठ थे, यानी कि भिक्षु के लिए अलग और जो भिक्षुनियां थी उनके लिए अलग मठ थे। अब धीरे धीरे भाई समय बीता, समय बीतने के साथ इन भिक्षुनियों ने क्या करा, 13वीं शताब्दी में मठों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। यानी कि अब इन लोगों ने अभी तक क्या करते थे, ये मठों के अंदर जिंदगी बिताते थे अपनी पूरी, लेकिन 13वीं शताब्दी तक आते आते इनकी सोच बदल गई। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब भाई ये घुमक्कड़ हो गए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथी जगह, ऐसे करके भाई घूमने लग गए और जा जाके लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताने लग गए। तो अब इन टाइप के जो लोग थे जो घर से मठों से बाहर निकल के रहने लग गए, इन्हें बोला जाने लगा भाई फ्रायर। तो आई होप भाई आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा पूरा भिक्षु और मठवाद का पूरा सीन, और साथ ही साथ ईसाई धर्म में जो पॉप और पादरी वगैरह थे इन सब का भी अच्छे से सीन समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते हैं भाई अपना सेकंड वर्ग या दूसरा वर्ग आप बोल सकते हो, जिसमें भाई आप लोगों के भूस्वामी आते हैं, यानी कि जिनके पास बड़ी बड़ी भूमियां थी, अभिजात वर्ग थे, उन्हें बोल सकते हैं, या इन्हें अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, कुछ भी बोल सकते हो, या सामंतवादी लोग भी बोल सकते हो। अब ये चीज तो भाई मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि ये जो अभिजात वर्ग थे ये भाई राजा के अंडर में आते थे, क्योंकि राजा ने भाई इन्हें जमीन वगैरह दी है, राजा के अंडर में आते थे, और इनके पास भाई बहुत बड़ी बड़ी जो है जमीनें हुआ करती थी इन अभिजात वर्ग के पास। लेकिन भाई ये जो जमीनें इनके पास हुआ करती थी इसका क्रय विक्रय जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यानी कि खरीदना बेचना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे इन जमीनों का ये। लेकिन
इन जमीनों पर इनका पूरा नियंत्रण जो है हुआ करता था, पूरा स्थायी नियंत्रण था इनकी इन जमीनों पर। यानी कि ये इस जमीन पर कुछ भी कर सकते हैं, टैक्स वगैरह भी सब कुछ वसूल सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं और इससे जो भी पैसा बनेगा खुद रख सकते हैं। पूरा कंट्रोल था, बस इसे खरीद बेच नहीं सकते इस जमीन को। ये यहां तक कि भाई ये इतना कंट्रोल था कि इनकी भूमि पर जो भी लोग रहते थे, मान लो कोई दास लोग रह रहे हैं, कोई किसान लोग रह रहे हैं, तो ये उनके भी मालिक कहलाते थे, यानी कि मालिक ही वो करते थे एक तरीके से। अब वो कैसे होते थे मालिक, अभी आप लोगों को सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लो। इन अभिजात वर्गों के पास भाई अपनी खुद की सेना भी हुआ करती थी, जिसे मैंने आप लोगों को बताया है। तभी तो राजा ने भाई इन्हें जो है जमीनें दी थी इतनी बड़ी बड़ी, ताकि जो राजा को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कर सके। और इनकी जो सेना थी भाई, इन्हें नाइट बोला जाता है या शूरवीर आप बोल सकते हो, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। साथ ही साथ भाई इनके पास बहुत सारे अधिकार थे, यानी कि अपनी जमीन पर ये कुछ चाहे जो मर्जी करे। जैसे कि भाई ये अपने खुद के न्यायालय भी लगा सकते हैं, यानी कोर्ट वगैरह भी बना सकते हैं, अपनी खुद की मुद्रा भी चला सकते हैं अपनी जमीन पर। ये तो खुद सोचो, एक तरीके से राजा वाली जिंदगी जी रहे थे भाई ये, क्योंकि अपनी जमीन पर जो चाहे वो कर सकते हैं ये, बस अपनी जमीन को खरीद या बेच नहीं सकते थे ये। अब भाई बहुत सारे जमींदार तो ऐसे थे, बहुत सारे अभिजात वर्ग या लॉर्ड तो ऐसे थे जो भाई बहुत बड़े बड़े गांवों पे, बहुत सारे गांवों पे जो है नियंत्रण रखते थे। कुछ के पास छोटी थी और कुछ के पास तो इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसमें जाके बस जाए, इतनी बड़ी बड़ी जमीन थी इनके पास। अब ये इतनी बड़ी जमीन थी तो भाई करते क्या थे इस जमीन पर, तो इस जमीन पर भाई इनका चरगाहा भी हुआ करता था, चर्च वगैरह भी हुआ करते थे, न्यायालय वगैरह भी हुआ करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, ये किसानों से खेती बाड़ी वगैरह भी कराया करते थे और इनके खुद के भी घर हुआ करते थे, जिसे मैनर बोला जाता। साथ ही साथ भाई इनकी जमीनों पर, इनकी जागीरों पर भाई वन भी होते थे, यानी कि जंगल भी होते थे, जहां पे भाई ये लोग जो है शिकार करने जाया करते थे। और इनकी जमीन जो बची कुची थी उनको किसान जो है जोता करते थे, यानी कि ये आप जमीन जो है इतनी जो बची थी जो भी, उस पे किसानों से जो है कृषि वगैरह करवाया करते थे। अब ये जो जागीर थी, यानी कि इनकी बड़ी बड़ी जमीनें थी, इनमें भाई सुरक्षा के लिए दुर्ग भी बनाए गए थे। यानी कि मान लो ये रही एक जमीन, तो इसके चारों तरफ भाई बाउंड्री बना दी गई, किले, मतलब ऊंची ऊंची जो दीवारें जो है वो बना दी गई बहुत से जागीरों पर, बहुत सी जमीनों पर। क्यों? ताकि भाई कोई हमला ना कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, इनकी इस जमीनों पर ये नाइट लोग भी जो है रहते थे, निवास करते थे, यहाँ पे आके बसते थे और इनका पूरा पूरा परिवार भी यहाँ पे आपके साथ में बसता था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभिजात वर्ग के बारे में। अब अभिजात वर्ग में ही एक आते हैं हमारे नाइट। अब ये नाइट जो थे भाई, ये कौन थे? ये भाई जो अभिजात वर्ग थे उनके जो सिपाही हुआ करते थे ना, कुशल सिपाही, ये वो थे। तो आप बोलोगे अब इन्हें मैंने क्यों अभिजात वर्ग में रखा? क्योंकि भाई ये भी पैसे वाले लोग थे। क्यों? क्योंकि जो अभिजात वर्ग थे इन्होंने भाई क्या दिया था, इन्हें जमीनें दे दी थी इन्हें भी। तो खुद सोचो, जमीनें है भाई इनके पास भी खुद की, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे वाले लोग हुए ये भी, इस वजह से इन्हें भी अभिजात वर्ग में रखा गया है, नाइट लोगों को। तो पढ़ते हैं भाई इनके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप। अब जो 9वीं शताब्दी थी उसमें क्या होता था भाई, आप लोगों का स्थानीय युद्ध होते रहते थे, यानी कि एक राजा दूसरे को मार के उसका शासन हड़प ले करता था, इसे कहते हैं स्थानीय युद्ध। तो स्थानीय युद्ध आपस में आम बात थी उस समय पर, ये होते रहते थे। और भाई मैंने तुम्हें बताया कि राजा के पास जो है भाई कुशल सैनिक नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, तो ऐसे में भाई युद्ध के लिए कुशल सैनिक की जरूरत पड़ने लगी, अश्व सैनिक की जो कुशल हो। तो इसी वजह से भाई एक नया वर्ग निकल कर आया जिन्हें हम शूरवीर या नाइट कहते हैं। अब ये जो नाइट थे भाई, ये बहुत ज्यादा कुशल थे, यानी कि बहुत ज्यादा स्किलफुल थे। जो राजा के पास होते थे ना नॉर्मल जो सैनिक हुआ करते थे, वो ज्यादा स्किलफुल नहीं थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्किलफुल थे। क्यों? क्योंकि भाई ये अश्व सेना भी थे, यानी कि ये घुड़सवार थे, यानी कि घोड़े पर बैठ के लड़ते थे। साथ ही साथ भाई इनके पास और भी बहुत सारी स्किल्स थी लड़ाई करने की। और ये सारी स्किल्स इनमें कहां से आई? क्योंकि भाई ये ट्रेंड होते थे पूरी तरीके से, खुद की तैयारी करते थे, इन्हें ट्रेंड किया जाता था अच्छे से। अब भाई 12वीं शताब्दी तक लगातार युद्ध वगैरह होने की वजह से इन नाइटों का, इन घुड़सवार सैनिकों का महत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी वजह से भाई ये जो कुलीन वर्ग था, यानी कि अभिजात लोग थे, सामंतवादी लोग थे, पैसे वाले लोग थे, इन लोगों के बीच में भाई इन नाइटों ने अपनी जगह जो है बना ली थी तब तक, 12वीं शताब्दी तक, क्योंकि महत्व बहुत बढ़ गया था भाई इनका। अब भाई ये जो सामंतवादी लोग थे इन्होंने अपनी सेना तो रख ली, नाइटों को रख तो लिया। अब ये बदले में भाई क्या देते थे सैनिकों को, इन नाइटों को? तो ये देते थे भाई एक भूमि का टुकड़ा। जैसे भाई राजा ने इन्हें भूमि का टुकड़े बांट दिए थे अपनी सुरक्षा करवाने के लिए, इसी टाइप से इन्होंने भी इतनी बड़ी जमीनों में से
छोटे मोटे टुकड़े जो है इन्हें देने लग गए नाइट को सैलरी के तौर पर, ताकि भाई अब ये जो है पूरी जिंदगी भर हमारे लिए काम करें ये नाइट। अब ये जो भूमि का टुकड़ा देते थे ये सामंतवादी लोग, लॉर्ड जो होते थे, ये जो भूमि का टुकड़ा नाइट को दिया करते थे, इस भूमि के टुकड़े को फीफ बोला जाता था। और इसी के बदले में भाई जो नाइट थे वो पूरी जिंदगी लॉर्ड को भाई उसकी रक्षा करने का वचन देते थे। अब आप सोच रहे होगे भाई इतनी सी भूमि के चक्कर में क्या अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर दी? तो भाई इतनी सी भूमि नहीं हुआ करती थी, ये भूमि भाई कम से कम 1000 से 2000 एकड़ तक जो है हो सकती थी। अब ये जो जमीन इन्हें सैनिकों को मिली है, नाइटों को मिली है, तो ये इस जमीन को भाई अपने उत्तराधिकारी को भी दे सकते थे। यानी कि मान लो कोई सैनिक मर गया तो ये अपने बेटे के नाम कर सकता था इस जमीन को। अब ये जो जमीनें हुआ करती थी नाइट की, इनमें भाई इनके खुद की पवन चक्की वगैरह हुआ करती थी, इनके भी चर्च वगैरह हुआ करते थे, और रहने के लिए भाई इनके घर वगैरह भी हुआ करते थे। अब ऐसा तो है नहीं भाई हर टाइम युद्ध हो रहे हैं तो हर टाइम लड़े जा रहे हैं सैनिक, नहीं। अब जब जब युद्ध होंगे तभी तभी तो लड़ेंगे, और जब युद्ध नहीं होंगे तब क्या करेंगे? ऐसी बैठी थोड़ी रहेंगे। तो भाई ये लोग अपनी कुशलता को, अपनी स्किल को बरकरार रखने के लिए रोजाना क्या करते थे? बाड़ लगाने जैसा काम करते थे, घेराबंदी जैसा काम करते थे, और रण कौशल वगैरह के जो है काम करते थे ये। यानी कि एक तरीके से प्रैक्टिस करते थे और अपने दिनचर्या का सारा काम जो है करते रहते थे, ताकि इनकी कुशलता में कमी ना आए। और भाई ये क्या करते थे? और ये भाई जो दूसरे लॉर्ड थे, मान लो एक सामंत है, इसके भाई ये रहे 5 सैनिक, यानी कि लॉर्ड सिपाही कह सकते हो, नाइट कह सकते हो, ये 5 सैनिक हैं इसके, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये जो सैनिक है किसी दूसरे सामंत के लिए जो है काम ना कर पाए, किसी दूसरे लॉर्ड के लिए काम ना कर पाए, ये कर सकते हैं भाई, दूसरे के लिए भी काम कर सकते, दूसरे की तरफ से भी लड़ सकते, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये अपने मालिक को ही देते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी इनका खुद का मालिक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, इनके खुद के मालिक ने इन्हें जमीनें दी हैं, इनको रहने के लिए सब कुछ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनके लिए ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, ठीक है भाई। अब शुरू में भाई जो ईसाई चर्च थे, शुरू में इन्होंने इस चीज का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करा था, यानी कि जो नाइट लोग थे इनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करा था। क्यों? क्योंकि भाई ये हिंसा और युद्ध वगैरह के लिए थे, और कभी भी धर्म के लोग भाई हिंसा और युद्ध वगैरह को सपोर्ट करते ही नहीं थे, खुद पता है आप लोगों को। लेकिन भाई जब जैसे जैसे 12वीं शताब्दी में युद्ध वगैरह और ज्यादा होने लग गए, लड़ाई और ज्यादा होने लग गई, तो चर्च की भी जो है सोच धीरे धीरे बदलने लग गई। फिर चर्च भी जो है इन लोगों को सपोर्ट करने लगे, यानी कि अब इन्हें चर्च सही मानने लग गए, पहले सही बिल्कुल भी नहीं मानते थे इन लोगों को। साथ ही साथ भाई युद्ध के कुछ नए विचारों की भी शुरुआत की गई, जैसे कि भाई मान लो कोई सैनिक हार गया या कोई सैनिक पकड़ा गया, तो भाई उन सैनिकों का नरसंहार नहीं करते थे, यानी कि उन्हें मारते नहीं थे जान से, या उन्हें गुलाम वगैरह जो है नहीं बनाते थे। तो ऐसे कुछ नए बदलाव जो है होने लग गए अब युद्ध के नियमों में। तो बस भाई यही थे पूरी तरीके से हमारे नाइट, और यही थे भाई हमारे पूरी तरीके से अभिजात वर्ग। आप लोग समझ चुके होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। अगला है भाई हमारा किसान और गुलाम, यानी कि अभी है हमारा तीसरा वर्ग। अब ये जो किसान थे या गुलाम वर्ग थे, ये भाई भूस्वामी के अंडर में होते थे भाई। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो सामंतवाद थे, भूस्वामी थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करते थे, इनके अंडर में हुआ करते थे ये लोग। और ये क्या करते थे? जो ऊपर वाले दोनों वर्ग थे, यानी कि प्रथम वर्ग था और द्वितीय वर्ग था, इन सबका भरण पोषण का काम करते थे, क्योंकि भाई ये किसान थे। और आज भी देखे तो भाई किसान जो है वो भरण पोषण का ही काम करते हैं सभी लोगों का, क्योंकि भाई ये जो उगाते हैं वही हम खाते हैं। अब ये जो किसान थे भाई, ये 2 टाइप के हुआ करते थे। एक हुआ करते थे स्वतंत्र किसान, एक होते थे कृषि दास, यानी कि कुछ ऐसे किसान थे जो दास की तरह काम करना पड़ता था, जिनके बदले में उन्हें कोई सैलरी वगैरह जो है कुछ भी नहीं दी जाती थी। और कुछ ऐसे थे जो स्वतंत्र थे। तो पढ़ते हैं पहले स्वतंत्र किसान के बारे में। अब ये स्वतंत्र किसान जो थे भाई, ये कृषि तो करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर भाई इन्हें युद्ध के समय सैनिक भी बनना पड़ता था। इनके पास सेना का कोई भी कौशल नहीं हुआ करता था, यानी कि लड़ाई करना जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें जबरदस्ती जो है युद्ध में धकेल दिया जाता था कि भाई जाओ हमारी तरफ से जबरदस्ती लड़ो। वर्ष में कम से 40 दिन तो इन्हें कम से कम काम करना पड़ता था युद्ध वगैरह में। साथ ही साथ जो कृषक का परिवार हुआ करता था, उन्हें भी भाई कम से कम एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 3 या उससे अधिक दिन जो है लॉर्ड की जागीरों पर काम करना पड़ता था, यानी कि लॉर्ड की जमीनों पर काम करना पड़ेगा कृषक के परिवार को भी 3 या उससे ज्यादा दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर। और इसके लिए भी भाई उसके परिवार के लोगों को कोई भी मजदूरी वगैरह जो है नहीं मिलती थी, यानी कि कोई भी इसके बदले में कोई भी पैसा जो है
नहीं मिलता था। देख रहे हो आप कितना बुरा सिस्टम हो रखा था यहाँ पे। अब ये जो परिवार के लोग थे ये क्या क्या काम करते थे भाई, जैसे गड्ढे खुदवाना है, लकड़ी इकट्ठा करना है भाई, बाड़ बनाना है, सड़क बनाना है, इमारत की मरम्मत करना है, ये सारे काम जो है करते थे इसके परिवार के लोग, कृषक के परिवार के लोग। और जो इसमें बच्चे होते थे या स्त्रियां वगैरह करते थे परिवार में, तो ये जो काम करते थे वो करते थे सूत काटना, कपड़े बुनना, मोमबत्ती बनाना और लॉर्ड के लिए भाई अंगूर से रस निकालकर मदिरा यानी कि शराब बनाना अंगूर की। तो ये सारे काम स्त्रियां और बच्चे करते थे कृषक के परिवार के। साथ ही साथ जो किसान हुआ करता था भाई, उसे कभी कभी एक टैक्स भी देना पड़ता था राजा को। उस टैक्स का नाम था भाई टैली। लेकिन ये वाला जो टैक्स था ये भाई अभिजात वर्ग और पादरी वर्ग को नहीं देना पड़ता था। यानी कि पूरी तरीके से देखे सारे अत्याचार जो हैं वो किसान लोगों के साथ ही हो रहे हैं। और जबकि ये तो भाई स्वतंत्र किसान है। स्वतंत्र किसान का मतलब है भाई कि ये लॉर्ड की जागीर जो है कभी भी छोड़ सकते हैं, यानी कि किसी लॉर्ड के पास जाके काम कर सकते हैं, किसी दूसरे के पास जा सकते हैं, या अपना खुद की जमीन है इनके पास तो खुद भी कर सकते हैं। स्वतंत्र किसान का मतलब है। तो इनकी इतनी बुरी हालत है तो सोचो भाई जो कृषि दास थे इनकी कितनी बुरी हालत होगी यहाँ पे। तो कृषि दास की देखो भाई कितनी बुरी हालत थी। इनको सर्प भी बोला जाता, मैं पहले बता दूं आप लोगों को। अब ये जो कृषि दास थे ना भाई, इनकी कोई भी खुद की जमीन नहीं थी और इन्हें भाई जो मालिक था, स्वामी था, यानी कि लॉर्ड जो था, ये सामंत थे, उनकी जमीनों पर जो है खेती करनी पड़ती थी। और खेती करने के बाद भी भाई जो खेती का जो अधिकतर उपज है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा है वो सर लॉर्ड को ही दे दिया जाता था। यानी कि इन किसानों को बेचारों को बहुत ही कम मिलता था। सारा ज्यादा से ज्यादा जो है सब सामंत लोग ही रख लेते थे अपने पास। और इन्हें भाई जे खेती बाड़ी करते थे, इन्हें इसके बदले में कोई भी मजदूरी वगैरह भी नहीं मिलती थी, यानी कि कोई भी पैसे वगैरह भी जो है नहीं मिलते थे। बस इन्हें थोड़ा सा जो है अनाज वगैरह दे दिया जाता था। बाकी सब अनाज जो है वो ही रख लेता था लॉर्ड जो होता था। जो सामंतवाद जो लोग थे वो सब कुछ रख लिया करते थे। साथ ही साथ भाई ये जो कृषि दास थे ये अपनी लॉर्ड की आज्ञा के बिना भाई जागीर भी नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि लॉर्ड की जमीन को भी नहीं छोड़ सकते थे उसकी आज्ञा के बिना। और सिर्फ अगर मान लो इन लोगों को चक्की वगैरह का भी यूज करना है तो अपने लॉर्ड की जो जागीरों में चक्की हुआ करती थी, मैंने आप लोगों को बताता, सिर्फ उसी को ही यूज कर सकते थे, उसी में ही आटा पीस सकते थे। साथ ही साथ उसी वहां पे जो तंदूर वगैरह हुआ करते थे उन्हीं में ही रोटी सेक सकते थे। कोई भी अलग से अपना कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते थे या बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते थे ये लोग। साथ ही साथ भाई इन्हें मदिरा संपदन में क्या करना पड़ता था, काम वगैरह करना पड़ता था। यानी कि एक ऐसी जगह थी जहां पे भाई शराब वगैरह बनाई जाती थी तो इन्हें वहां पे भी काम करना पड़ता था ताकि लॉर्ड वगैरह के लिए जो है शराब बनाई जा सके, बियर वगैरह बनाई जा सके, मदिरा बनाई जा सके। साथ ही साथ भाई इन्हें मान लो शादी करनी होती थी किसी से, कृषि दासों को, तो उसके लिए भी भाई इन्हें जो है परमिशन लेनी पड़ती थी अपने लॉर्ड से, अपने मालिक से। और मालिक अगर इनकार कर दे कि नहीं भाई तुझे इस बंदे से शादी नहीं करना, तो भाई ये नहीं करते तो उस बंदे से शादी। सोच रहे हो कितनी बुरी हालत थी। और इनकेस मान लो अगर ये मालिक को पैसे दे देते थे कुछ, तो फिर मालिक जो है हाँ कर सकता था इनकी पसंद को, यानी कि बोल सकता था जा तू अब अपनी पसंद से शादी कर सकता है, अगर ये पैसे देते थे तो, भेंट देते थे तो बहुत ही भाई गंदा सिस्टम था यहाँ पे। और क्या था भाई, तो यहाँ पे भाई एक विद्वान है पेरी एंडरसन, इन्होंने यहाँ पे ये बोला है जो किसान थे ना, ये जो कृषि किसान थे या कृषि दास बोल सकते हो, ये भाई उत्पादन के साधनों से यानी कि जमीनों से कुछ ऐसे संबंधों से जुड़े हुए हैं जिन्हें भाई हम भूदास्ता के रूप में देखते हैं। यानी कि इन्होंने भाई ये जो कृषि दासों का संबंध देखा ना लॉर्डों के साथ, ये जो जबरदस्ती वाला संबंध था, तो इन्होंने इसको भूदास्ता का नाम जो है दिया है। साथ ही साथ ये बताती हैं कि जितनी भी सारी संपत्ति थी वो सारी स्वामियों के नियंत्रण में थी, ग्रामीण जितनी भी संपत्ति थी। इसलिए ये स्वामी वगैरह क्या करते थे, जो मजबूर किसान थे उनसे भाई अधिशेष वगैरह वसूलते थे, यानी कि उनसे कर वगैरह सारा टैक्स वगैरह जो है सब कुछ निचोड़ ले करते थे एक तरीके से किसानों को। तो एक तरीके से देखे किसान सबसे ज्यादा पिस रहा था और जो सामंतवादी लोग थे, कुलीन वर्ग लोग थे, वो अपने मौज में थे, और जो पादरी वर्ग था वो भी अपनी मौज में था। और आज के टाइम पे भी देखे तो ये चीज रिपीट हो रही है, किसान वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कतों में है, और जो अमीर वर्ग है, कुलीन वर्ग है, वो अपनी मौज में है, और जो पंडित वगैरह हैं, जो मौलवी मस्जिद वगैरह में पादरी पॉप वगैरह जो रहते हैं, ये सब अपनी मौज में है। पिसता है तो सिर्फ किसान या मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग। तो ये चीजें शुरू से चलती आ रही हैं, आज के टाइम पे अनोखी
नहीं है। आई होप आप लोगों को ये चीज भी जो है समझ में आ चुकी होगी तीसरे वर्ग के बारे में भी। और इन 3 वर्ग के बारे में भाई याद जरूर रख लेना ये सारी बातें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और इनके बारे में आप लोगों को लिखना जरूर पड़ेगा। अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बने तो भाई अगर सामंतवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो उनमें अगर आप इन चीजों को एक्सप्लेन करते हो तो आप लोगों को मार्क्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। इस वजह से ही आप लोगों को इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी कृषि उत्पादन या ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब क्या था ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अब 5वीं शताब्दी से भाई 10वीं शताब्दी तक यूरोप का जो मोस्टली पार्ट जो था वो सारा वनों से घिरा था, यानी कि मोस्टली पार्ट पे जंगल ही जंगल थे यूरोप के। इस वजह से भाई भूमि वगैरह पे जो है कृषि वगैरह बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि कृषि कैसे करते भाई, सारे में जंगल ही जंगल था, ठीक है। और साथ ही साथ भाई ये ठंड का समय चल रहा था, जिसमें भाई ठंड भी जो है बहुत लंबी चलती थी। ऐसा नहीं है जैसे भारत में जो है ठंड सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए रहती है, ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो है ठंड बहुत लंबी चलती थी। और आप लोगों को पता ही है कि भाई ठंड में जो है फसल वगैरह थोड़ी कमी उगती हैं, तो इस वजह से भाई क्या हुआ, ठंड लंबी होने की वजह से जो फसल की उपज का काल था वो छोटा हो गया, यानी कि फसल के लिए जो समय था वो बहुत ही कम हो गया, जिससे पैदावार भी जो है बहुत ज्यादा कम हो गई थी इस टाइम के पीरियड में। साथ ही साथ भाई जो टेक्नोलॉजी थी इस टाइम पे कृषि करने की वो भी भाई बहुत ज्यादा आदिम थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। वो कैसे, क्योंकि भाई कृषि के लिए भी जो है बैलों का और हल का प्रयोग किया जाता था, जिससे उत्पादन ढंग से हो ही नहीं पा रहा था, बढ़ ही नहीं पा रहा था उत्पादन वगैरह, यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत ही लो किस्म की थी, पुराने जमाने की थी। और साथ ही साथ भाई भूमि को जो है वो 4 साल में एक बार खोदा जाता था, यानी कि मान लो ये रही कोई भूमि है, इसको 4 साल में एक बार जुताई करके इस पे फसल बोई जाती थी, तभी जाके उग पाती थी, अदरवाइज उगी नहीं पाती थी भाई फसल वगैरह इस भूमि पर। साथ ही साथ मान लो अभी इस जमीन को जोत दिया, मतलब कि खोद दिया सारा, ठीक है ना, जुताई कर दी इस पूरी जमीन की, तो भाई अब इसे जो है 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। 2 हिस्सों में भी क्यों, ताकि शरद ऋतु है उसमें गेहूं बो सके एक भाग पे और एक को खाली छोड़ दे। खाली इस वजह से क्योंकि भाई दोनों में बो देंगे तो फिर अगली बार उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो अगले समय में इस पे बो सके, इस वजह से ये इस वाली को खाली छोड़ देते थे, परती छोड़ देते थे 2 हिस्सों में बांट के। फिर अगले साल भाई ये जो 2 हिस्सों में बांटी हुई थी, तो पहले इस वाले में करी थी, अगले साल इस वाले में खेती बाड़ी कर ले करते थे, तो ये करते थे भाई ये लोग। अब इस प्रोसेस से क्या हुआ भाई, मिट्टी की जो उर्वरता थी, यानी कि मिट्टी का जो उपजाऊपन था उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई और उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो गया। इस वजह से भाई अकाल वगैरह जो है पड़ने लग गए। अब अकाल वगैरह पड़ने लग गए, फिर भी भाई जो लॉर्ड था, जो मालिक हुआ करता था भूमि पे, जमीन पे, जो मालिक, जमीन का जो मालिक हुआ करता था, उसे भाई अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लगी रहती थी। वो किसानों पर प्रेशर बनाता था कि भैया ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के ला के दो, कहीं से भी दो, कैसे भी दो। इस वजह से ही भाई किसानों को जो है वो लॉर्ड की जमीनों पर भी काम करना पड़ता था भाई उसे मजबूरन में। अब इन सब चीजों को देखते हुए भाई किसान भी जो है तंग आ गया और किसान ने भी जो है आनाकानी शुरू कर दी भाई कृषि करने में भी। ऑब्वियस सी बात है, वो उसकी भाई खुद की जमीन है नहीं, ऊपर से भाई उसे लॉर्ड की जागीरों में भी काम करना पड़ रहा है, तो इस वजह से वो कृषि में भी जो है ज्यादा से ज्यादा समय लगाना लगा। मान लो इतना खेत जोतने में जहां लगते हो भाई 10 दिन, उसने भाई इसको 20 दिन बना दिया, यानी कि 20 दिन लेने लग गया, क्योंकि किसान का तो फायदा हो ही नहीं रहा था, तो किसान इतने तो बेवकूफ थे नहीं, तो किसानों ने भी जो है काम में आनाकानी करना शुरू कर दिया। फिर भाई 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हुआ, जिससे भाई कृषि पर जो है बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा। वो कैसे, क्योंकि भाई अब गर्माहट शुरू हो गई तो किसानों को भाई जो कृषि करने के लिए जो टाइम मिलता था पहले शरद के मौसम में कम मिलता था, लेकिन अब गर्माहट में उन्हें ज्यादा टाइम मिलने लग गया खेती बाड़ी करने के लिए। फिर भाई 11वीं शताब्दी में और भी ज्यादा बदलाव हुए, जैसे कि भाई जो कृषि की टेक्नोलॉजी थी, प्रौद्योगिकी की, उसमें भी भाई थोड़े बहुत बदलाव हुए, क्योंकि भाई अब लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले जो है हल का यूज होने लग गया। यानी कि भाई आप हल देखोगे ऐसे बना होता है ना, ऐसे मतलब उसके यहाँ पे एक नोक होती है ना, तो ये अब लोहे की बनाई जाने लगी नोक। पहले कहाँ लकड़ी को होते थे, इससे ज्यादा खुदाई वगैरह जो है सही से नहीं हो करती थी, लेकिन अब ये नोक जो है लोहे की बनने लग गई। और साथ ही साथ भाई सांचेदार पटरे का जो है प्रयोग होने लग गया, जिससे हल जो है गहरा सोच सकता था। सांचेदार पटरा यानी कि आप देखते हो भाई ऐसे नोक वाले, मान लो 3-4 एक हल में आ गए ना, तो ऐसे करके इसे कहते हैं सांचेदार पटरा, ठीक है ना। तो इस पटरे का जो है उपयोग होने लग गया, जिससे
जो हल है वो और ज्यादा गहराई से खोदने लग गया और मिट्टी की उर्वरता जो है वो फिर से बनने लग गई। साथ ही साथ और क्या भाई बदलाव हुआ, पहले क्या हुआ करता था भाई, जो हल था वो पशुओं के गले पर बांधा जाता था, जिससे भाई पशु जो है वो जब हल को खींचता था तो उसके गले पर जोर पड़ता था, तो इस वजह से पशु भी ढंग से काम नहीं कर पाता था। लेकिन अब जो है क्या करने लग गए ये लोग, कंधे पर बांधने लग गए, जिससे भाई पशु जो है अब उसे जोर भी नहीं पड़ेगा और वो ज्यादा शक्ति के साथ जो है खींचने लग गया था हल को। साथ ही साथ भाई जो घोड़े के खुर होते थे, घोड़े के खुर यानी कि घोड़े के पैर देखोगे ना, उसमें नखून होते हैं, तो उसमें भाई नाल वगैरह जो है उस लगाई जाने लग गई थी। पहले नाल वगैरह का जो है उपयोग नहीं करते थे ये लोग, लेकिन अब नाल वगैरह जो है उसको भी यूज करने लग गए घोड़े के खुर में। साथ ही साथ भाई अब अनाज पीसने के लिए और अंगूर का रस निकालने के लिए भी भाई ये लोग क्या करने लग गए, वायु और जल शक्ति का भी प्रयोग करने लग गए। यानी कि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे जैसे 11वीं शताब्दी आई तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई, यानी कि अब जल और वायु शक्ति का प्रयोग करने लग गए। जो जल से बनी हुई बिजली और वायु से बनी हुई बिजली, मतलब एक तरीके से पावर को यूज करने लग गए, जल का और वायु का, अनाज को पीसने के लिए और अंगूर का रस निकालने के लिए। और साथ ही साथ भाई और क्या हुआ, भूमि को जोतने का तरीका जो है उसमें भी बदलाव हुआ। मैंने पहले आप लोगों को बताया था क्या कर रहे थे भाई ये लोग, जो फसल थी उसे दो हिस्से में बांट देते करते थे जमीन को, और एक पे भाई एक साल बोलिए और दूसरे पे दूसरी साल बोआ करते थे, ऐसा करते थे। लेकिन भाई अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अब इन्होंने भाई ये जो उसको है जमीन को अब 3 हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया भाई इन्होंने। जैसे मान लो ये रही ऐसे करके भाई इन्होंने 3 हिस्सों में जो है जमीन को अब बांटना शुरू कर दिया। जिसमें भाई ये शरद ऋतु में क्या करते थे, ये मान लो शरद ऋतु में ये सारी फसलें उगा ले करते थे, गेहूं जौ राई ये सारी उगा ले करते थे। और जो बसंत ऋतु आती थी उसमें भाई ये लोग जई सेम मटर वगैरह यहाँ पे बोले करते थे, और एक को खाली छोड़ देते थे ताकि इस पे अगली साल काम कर सके। तो ऐसे करके भाई ये लोग जो है अब बेहतर हो गए कृषि उत्पादन में भी। इस वजह से ही भाई जो उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब कृषकों को जो है वो भी बेहतर अवसर मिलने लग गए, यानी कि अब किसानों को भी जो है मुनाफा होने लग गया, किसानों की भी भलाई यहाँ पे होने लग गई। साथ ही साथ भाई किसानों ने अब क्या करा, खेती की जो भूमि थी उसको और बढ़ाने की कोशिश करी और ज्यादा बढ़ाया, और गांव वगैरह में भाई लोहार वगैरह की दुकान वगैरह जो है वो भी अब धीरे धीरे आने लग गई। अंततः भाई 11वीं शताब्दी में सामंतवाद जो है धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, क्योंकि अब आर्थिक लेन देन भी क्या हो गया था, अब मुद्रा पर आधारित हो गया था, यानी कि अब पैसे वगैरह चलने लग गए थे लेन देन के लिए। पहले क्या होता था भाई, विनिमय प्रणाली थी, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान ले लो, ये चलता था। लेकिन अब पैसा आ गया था तो इसके बदले अब विनिमय प्रणाली खत्म होने लग गई थी। इस वजह से सामंतवाद जो है वो कम होने लग गया था। और अब जो सामंत लोग थे यानी कि लॉर्ड वगैरह जो थे वो भी क्या थे भाई, नगदी फसलें लेने लग गए। नगदी फसलें यानी कि अब किसान लॉर्ड भी जो है वो वाली फसलें उगाते थे जिनके बदले में पैसा मिले, यानी कि मुद्रा वगैरह उन्हें मिले। अब इससे क्या होने लगा, जो किसान थे वो अपनी फसल को व्यापारी को भी बेच सकते थे, जिससे किसानों को पैसा होता था, और पैसा जो आता था किसान अपने फिर उस हिसाब से उसको दे देता था मालिक को, और बचा कुछ सारा अपना रख लेता था। तो ऐसे करके जो है भाई कृषि में सारा विकास हुआ। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, आप लोगों से पेपर में पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में। अब आगे बढ़ते हैं भाई, व्यापार वगैरह में कैसे विकास हुआ तो इसके बारे में समझते हैं। 11वीं शताब्दी के बाद भाई अभी आप लोगों को पढ़ाया मैंने कि कृषि में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। इसी टाइम से भाई व्यापार में भी 11वीं शताब्दी के बाद ही बहुत ज्यादा पुनरुत्थान हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा विकास हुआ। और जो स्थानीय बाजार था यानी कि लोकल जो मार्केट वगैरह हुआ करती थी यूरोप में, उसमें भाई मछली, नमक और जो कपड़े वगैरह हैं, वस्त्र वगैरह हैं, वो सब धीरे धीरे आने लग गए। जो वस्तु वगैरह हुआ करती थी, मान लो कोई भी वस्तु है, सारी वस्तुओं को भाई स्थानीय स्तर पर नहीं बनाया जाता था, नहीं कि यूरोप में ही सारी वस्तु थोड़ी मिल जाएंगी, ना ही बनाते थे वो भाई सारी। और कुछ कुछ क्षेत्रों पर सिर्फ रेशम और मसालों का ही व्यापार होता था, क्योंकि सारी चीजें तो भाई मिलती नहीं थी ना। और जो अभिजात वर्ग थे यानी कि अमीर लोग जो थे वो भाई वो शानदार वस्तुओं के वैसे बड़े शौकीन थे, बहुत ज्यादा खरीदते थे। तो इस वजह से ही भाई क्या हुआ, 11वीं शताब्दी के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल ये जो भाई एक इलाका था, ये भाई प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत बड़ा जो है यहाँ पे व्यापार वगैरह होने लग गया। ये एक नगरीय व्यापारी केंद्र बन गया। साथ ही साथ और क्या होने लग गया भाई, जो समुद्री मार्गों के द्वारा व्यापार हुआ करता था ना बाहर के देशों से, अब भाई स्थलीय और नदीय मार्गों से भी व्यापार जो है होने लग गया था धीरे धीरे। क्योंकि भाई इंग्लैंड के एक राजा हुआ करते थे जो थे भाई हेनरी प्रथम।
तो इन्होंने भाई क्या करा, एक आदेश दिया और बोला कि भाई जो राजमार्ग है यानी कि जो रास्ते हैं उन्हें इतना चौड़ा बना दो, इतना चौड़ा उन्हें होना चाहिए कि 2 वैगन गाड़ियां जो है उसमें आसानी से गुजर सके। तो रास्ते वगैरह भी धीरे धीरे चौड़े होने लग गए। इस वजह से पहले जहां सिर्फ समुद्री व्यापार हुआ करता था, अब स्थलीय व्यापार भी होने लगा और नदी मार्गों के द्वारा भी व्यापार होने लग गया, यानी कि अब धीरे धीरे व्यापार में भी तरक्की इन लोगों ने शुरू कर दी। साथ ही साथ भाई इससे जनसंख्या में भी वृद्धि बढ़ने लगी। तो भाई खाद्यान्न, इमारती लकड़ी और जलावन लकड़ी और बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए भाई अलग अलग तरह की वस्तु की जो है मांग उठने लग गई। आप खुद सोचो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो अलग अलग वस्तुओं की और ज्यादा वस्तुओं की मांग उठेगी, तो वो धीरे धीरे उठने लग गई, तो व्यापार और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया। इसलिए भाई अब इन लोगों ने क्या करा, जो व्यापारी था उन लोगों को बुलाने के लिए, उन लोगों को आकर्षित करने के लिए वार्षिक मेले भी लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि व्यापारी कहाँ जाएगा, उस इलाके में ही जाएगा जहां पे भीड़ वगैरह होगी। तो इन्होंने वर्ष में जो है वो मेले वगैरह लगाने शुरू कर दिए, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यापारी आए और ज्यादा से ज्यादा जो है कारोबार व्यापार वगैरह बढ़े। तो आई होप भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्यापार वगैरह जो है कैसे बढ़ा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगला है भाई शहरी केंद्रों का उदय। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 11वीं शताब्दी के बाद क्या है, कृषि बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो व्यापार बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगा, तो भाई उससे जो है धीरे धीरे शहर जो है उनका भी उदय होना शुरू हो गया, यानी कि अब धीरे धीरे शहर भी बसने लग गए। वो कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कृषि के विकास से भाई जनसंख्या और व्यापार में वृद्धि हुई, ये चीज तो मैंने आप लोगों को बता दी। भाई कृषि का जब विकास हुआ तो उससे जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि भाई अब लोगों को जो है बेहतर खाना पोषण वगैरह जो है मिलने लगा, तो लोग जो है अब बच्चे भी ज्यादा पैदा करने लग गए। इस वजह से जनसंख्या वगैरह जो है ज्यादा बढ़ने लग गई और लोग कम मरने लग गए भूख वगैरह से। साथ ही साथ व्यापार वगैरह भी बहुत बढ़ा। तो इन दोनों की वजह से भाई नगर वगैरह भी जो है बनने शुरू हो गए, क्योंकि भाई जब बाहर के लोग आएंगे तो वो उन्हें पता है गाँव वगैरह में तो रहेंगे नहीं, तो वो धीरे धीरे जो है नगर में उन्होंने बसाना शुरू कर दिया। अब वो कैसे भाई, देखो भाई जिन किसानों के पास ज्यादा उत्पादन बच जाता था, मान लो उन लोगों ने नकदी फसलें उगाई, फिर ठीक है उन्होंने व्यापारियों को बेच दिया। अब उनके पास जो पैसा बचा, जो माल बचा, उसे भी बेचने के लिए भाई एक ऐसी जगह होनी जरूरी है। तो उन्हें भाई एक ऐसी जगह की जो है जरूरत महसूस हुई जहां पे वो अपना बचा हुआ माल जो है बेच सके। इससे ही भाई धीरे धीरे जो है बाजार का विकास हुआ, विपणन केंद्रों का विकास हुआ धीरे धीरे, क्योंकि जो किसान है धीरे धीरे जो अब बाजार लगाने शुरू कर दिए किसानों ने, क्योंकि अपना जो बचा कुचा माल है उसे तो बेचेंगे ही भाई ये लोग। तो इससे धीरे धीरे जो है विपणन केंद्र बनने शुरू हो गए, बाजार छोटे मोटे बनने शुरू हो गए। धीरे धीरे भाई पूरे पूरे नगर विकसित होने लग गए उस इलाकों में। क्यों, क्योंकि मान लो बाजार है, बाजार में लोग खरीदने आएंगे, बाहर के लोग जो खरीदने आ रहे हैं तो भाई तुरंत तो जाएंगे नहीं, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो वहीं पे धीरे धीरे रहेंगे। तो धीरे धीरे जो है वहीं पे नगर जो है बसने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे भाई वहां पे क्या हुआ, नगरों में ही चर्च वगैरह बननी शुरू हो गई, सड़क वगैरह बननी शुरू हो गए, व्यापारियों के घर वगैरह बनने शुरू हो गए और पूरी दुकान जो है बननी शुरू हो गई। साथ ही साथ भाई अब जहां पहले जो लॉर्ड थे, लोगों को क्या करना पड़ता था, लोगों लॉर्ड के पास जो है काम करना पड़ता था, लॉर्ड के लिए काम करना पड़ता था। लेकिन अब इस काम के बदले जो है जो लोग थे वो उन्हें टैक्स देने लग गए, क्योंकि अब भाई मुद्रा वगैरह चल गई, अब कमाई थोड़ी ज्यादा बढ़ गई लोगों की, तो अब ये काम नहीं करते थे लोग लॉर्ड के पास, अब टैक्स वगैरह दे देते थे। इसके बदले ले भाई पकड़, अपना कमाई पे दिमाग लगाएंगे सारा। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे जो हुआ करते थे जैसे कृषिदास वगैरह थे, वो लोग भाई लॉर्ड से बचने के लिए क्या करते थे, भागकर नगरों में आ जाते थे। साथ ही साथ उसके परिवार के लोग भी जो है मुक्ति पाने के लिए सारे नगरों में आके धीरे धीरे बसने लग गए, क्योंकि नगरों में भाई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, लॉर्ड कहाँ तक ढूंढेगा, वो तो भूल जा, ठीक है ना। तो ऐसे करके, और गांव में तो आपको पता कोई भी बता दे करता था कोई भी कि ये बंदा यहाँ है, ये बंदा वहाँ है, क्योंकि गांव में क्या सब एक दूसरे को पहचान करता है, लेकिन नगरों में कौन किसको जानता, किसी को नहीं। और लॉर्ड कब तक भाई उनके पीछे डोलता रहेगा। तो इसी तरीके से जो है कृषक जो थे, कृषिदास, वो भागकर नगरों में धीरे धीरे आकर बसना शुरू कर दिया इन लोगों ने। नगरों में भाई दुकानदार और व्यापारियों की बहुत बड़ी जनसंख्या थी, बहुत सारे लोग थे व्यापारी और बहुत सारे लोग थे दुकानदार। क्यों, क्योंकि भाई नगरों में क्या हुआ करता था, व्यापार बड़े पैमाने पर हुआ करता था, बाजार विपणन केंद्र, मैंने बताया ना, व्यापार हुआ करता था, बाजार हुआ करता था। क्योंकि उस टाइम पे पहले गांव में कोई भी छोटा मोटा बाजार भी नहीं हुआ करता था, सारे बाजार अब फिर नगरों में धीरे धीरे विकसित होने लगे। तो यहाँ पे व्यापारी आने लग गए, व्यापारी फिर यहीं बसने लग गए, दुकानदार भी सब यहीं बसने लग गए। फिर धीरे धीरे भाई थोड़े और तरीके के लोग आने लग गए, जैसे कि भाई साहूकार आने लग गए, वकील वगैरह जो है
इन सब की धीरे धीरे आवश्यकता हुई और फिर धीरे धीरे जो है इस टाइप के लोग भी आने लग गए। उस टाइम पे भाई लगभग जो बड़े बड़े नगर थे उनकी जनसंख्या जो है वो 30,000 के आसपास हुआ करती थी जनसंख्या। अभी भाई ये दुकानदार थे, ये जो व्यापारी थी, इनकी एक संस्था हुआ करती थी, आर्थिक संस्था, जिसे हम कहते हैं श्रेणी। अब ये जो श्रेणी थी ना भाई, इन लोगों ने जो संस्था बना रखी थी, ये उत्पादन की गुणवत्ता, मूल्य और बिक्री पर जो है नियंत्रण रखती थी। यानी कि उत्पादन सही है या कितना है, कम ज्यादा है, इन सब पर ध्यान रखती थी। मूल्य यानी कि इस उत्पादन का पैसा कितना मिलना चाहिए, ये चीज किस हिसाब से होगी, यानी कि ये चीज कितने की है, ये चीज कितने की है, इसको भी सब ये सारा कंट्रोल करती थी। और बिक्री वगैरह जो है सब इन सब चीजों पे कंट्रोल यही वाली संस्था करती थी। धीरे धीरे भाई नगरों में और भी चीजें विकसित होने लग गई, जैसे कि भाई लोहा, चमड़ा, जूता बनाना, कपड़ा रंगना, ऊनी कपड़े आदि, इन सब संबंधित उद्योग जो है वो बड़े पैमाने पर धीरे धीरे जो है विकसित होने लग गए। तो आई होप भाई आप लोगों को ये भी चीज जो टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लेना क्या क्या नगरों में हुआ करता था, बस इतना ही आप लोगों से पेपर में पूछेगा। लास्ट जो टॉपिक है वो है भाई हमारा सामंती संकट बोल लो या सामंतवाद के पतन के कारण। मैंने आप लोगों को बताया ना, धीरे धीरे सामंतवाद जो है खत्म होता चला गया, क्योंकि सामंतवाद में सिस्टम क्या था भाई, एक राजा था, राजा ने जमीनें बांट रखी थी, फिर उन जमीनों पर जो है ये क्या करते थे, जमीनों के बदले राजा को वो देते थे सुरक्षा, और इन जमीनों पर भाई किसानों को काम करना पड़ता था मजबूरन, ये सब काम करते थे। तो यही सारी व्यवस्था जो थी ये सारी सामंतवादी व्यवस्था थी। अब धीरे धीरे जो है ये व्यवस्था खत्म होने लग गई थी, इसका पतन होने लग गया था। तो इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। 14वीं शताब्दी तक क्या हुआ भाई, 14वीं शताब्दी तक जो यूरोप का आर्थिक विकास है भाई वो बहुत ज्यादा गिरने लग गया। यानी कि अब आर्थिक विकास जहां पहले 11वीं शताब्दी में तेजी से बढ़ रहा था, अब 14वीं शताब्दी तक आते आते धीरे धीरे कम होने लग गया आर्थिक विकास, क्योंकि भाई अब दोबारा से जो है ठंडी का मौसम आने लग गया था, मौसम जो है ठंडा होना शुरू हो गया था, जिससे भाई खेती की पैदावार में भी कमी होने लग गई थी। ऊपर से भाई उत्पादन हो नहीं रहा, तो ऊपर से भाई तूफान और बाढ़ के कारण भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है होने लग गया था। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा भाई कुछ मानव निर्मित आपदाएं भी आने लग गए थे धीरे धीरे। ऊपर से भाई जो भूमि का उचित संरक्षण था वो भी नहीं हो पाया, चरगाह की जो भूमि होती है यानी कि जहां पे पशुओं को चराया जाता है वो भी धीरे धीरे कम होने लग गए थे, क्योंकि खेती बाड़ी इन लोगों ने शुरू में कर ली थी, तो वहां पे भी भाई अब चरगाह की कमी जो है होने लग गई थी, यानी कि चारे वगैरह की कमी जो है बहुत ज्यादा होने लग गई थी। ऊपर से क्या हुआ भाई, लोगों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी, जिससे संसाधनों की कमी बहुत होने लग गई। भाई खुद सोचो भाई, जब संसाधन मान लो इतने ही है और संख्या बढ़ी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है संसाधनों की कमी ही पड़ेगी भाई सबके लिए। तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, जिस वजह से क्या हुआ, अकाल वगैरह पड़ने लग गए। और 1320 तक आते आते भाई बहुत सारे पशुओं की भी मृत्यु होने लग गई। क्यों? क्योंकि भाई चरगाह वगैरह की कमी होने लग गई थी। मैंने आप लोगों को बताया, जब पशुओं को ढंग से खाना वगैरह नहीं मिलेगा, लोगों को ही नहीं मिल पा रहा, तो भाई पशु तो ऑब्वियसली मरेंगे ही। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में क्या हुआ, चांदी का उत्पादन जो है बहुत ही ज्यादा कम हो गया, यानी कि चांदी का निर्माण जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया वहां पे, जिससे भाई मुद्रा वगैरह जो थी उसमें भी गिरावट आ गई। और जो साथ ही साथ दूर देशों से व्यापार हो रहा था, बाहर के देशों से व्यापार हो रहा था, और वो लोग जो भाई व्यापार करने अब यूरोप में आते थे, तो वो लोग साथ में क्या हुआ भाई, शिप में अपने साथ चूहे ले आए। अब वो चूहे लाए तो जिस चूहों से क्या हुआ भाई, धीरे धीरे प्लेग की बीमारी फैल गई पूरे यूरोप में। अब जब प्लेग की बीमारी फैल गई तो भाई ये बहुत तेजी से बढ़ी, प्लेग की बीमारी पूरी महामारी बन गई। जैसे आज के टाइम पे कोरोना फैल गया था ना, इसी तरीके से पूरे यूरोप में प्लेग फैल गया था बहुत तरीके से, और 20 से 40% लोग जो है बहुत ज्यादा मरने लग गए। और ये जो बीमारी थी मेनली जो भाई तुम्हारे नगर जो केंद्र थे उनमें बहुत ज्यादा फैली, क्योंकि वहां पे क्या था, लोग बहुत ज्यादा हुआ करते थे भाई नगरों में, और आपस से एक दूसरे से मिलते जुलते बहुत थे, तो वहां पे ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा फैलने लग गई। और इस प्लेग बीमारी से भाई सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो है शिशु, युवा और बुजुर्ग लोग जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और धीरे धीरे भाई लोग मरने लग गए। तो इस वजह से जनसंख्या जो है वो 1400 से घटकर 450 लाख ही रह गई। इसके पीछे सिर्फ भाई प्लेग ही नहीं था, बल्कि लोग भी जो है भाई धीरे धीरे जो है यूरोप से भागने लग गए थे, क्योंकि वहां पे भाई बहुत ज्यादा बीमारी फैल गई थी प्लेग की। इस वजह से लोग आर्थिक सामाजिक विस्थापन जो है करने लग गए थे, वहां से निकलने लग गए थे तेजी से। अब जब भाई इतनी ज्यादा मौत हो रही है तो भाई मजदूरों की संख्या में भी जो है बहुत ज्यादा कमी आ गई, बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, जिससे भाई कृषि उत्पादन भी जो है वो असंतुलन हो गया, नहीं कि कृषि उत्पादन भी अब नहीं हो पा रहा था सही से। अब भाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में भी युद्ध वगैरह होने लग गया। साथ ही साथ भाई
स्थानीय स्तर पर भी भाई सामंत वगैरह जो है आपस में लड़ने लग गए, लोग आपस में लड़ने लग गए, सामंत एक दूसरे से लड़ने लग गए। तो धीरे धीरे करके जो है पूरी सामंतवाद जो है खत्म हो गया। जब एक दूसरे को लोग मारने लग जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई सामंतवाद जो है खत्म हो गया। तो यही सारे कारण थे भाई सामंतवाद के खत्म होने के। तो आई होप आप लोगों को अपना लास्ट टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके नोट्स जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा उस ग्रुप को। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलिएगा। टीचिंग में कोई कमी लगी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।